हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। इससे रिलेटेड हम लोग नोट्स देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व इसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में उल्लेखित है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश के सहित 31 थी, जिसे बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह पर करता है। नेक्स्ट है, इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों को मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। राष्ट्रपति के विचार में वह कानून का ज्ञाता हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए संविधान की न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उस सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो तो इस आदेश का संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी संसद की कुल सदस्यता का बहुमत या सदन की उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। न्यायाधीशों को हटाने का आधार उनका दुर्व्यवहार व सिद्ध कदाचार होना चाहिए। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों का संवैधानिकता की जांच की जाती है। नेक्स्ट है, आधिकारिक पाए जाने की स्थिति में इन्हें अवैधिक, संवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों को कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। उसे अपने अपमान व इसे दंड देने की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 131 के केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य और राज्यों की दूसरी ओर 1 या अधिक उस राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 132 से 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत निर्णय व आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वानुकूलन किया जाता है। भारतीय संविधान के न्यायिक पूर्वानुकूलन का आधार विधि का शासन है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक कहा जाता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की कुल धाराएं 7 हैं, जिसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया वर्णन है। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार और समर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले
सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेशन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि और तख्त के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। देश के किसी न्यायालय के में चल रहे मामला या वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान के आधिकारिक संरचना सिद्धांत का सर्वोच्च व्याख्या है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर अवरुद्ध होती है। केशवानंद भारती 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाती है यदि वह संशोधन संविधान द्वारा मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 142 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाद नहीं होता। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखें। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान हेतु अनुच्छेद 124 के तहत की गई। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का मुख्य उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या अधिनियम 1956 के अधिनियम करके इस संख्या को 11 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 14, 1978 में 18, 1986 में 26 मुख्य न्यायाधीश सहित कर दिया गया। 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 रखने का प्रावधान किया गया। ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ऊर्जा जजों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में न्यायाधीशों की सहित सर्वोच्च न्यायालय की कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 होते हैं। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या है, तो इसमें 34 होगा। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 के लिए निर्णय के अनुसार सरकार उच्च न्यायालय के जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर उच्च न्यायालय के जजों की संख्या तब होगी। तो इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं, यानी कि 30 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। इसकी व्याख्या है सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय की जा सकती है। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में है। इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के प्रावधान संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारण करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया गया और न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी गई। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कुल न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, तो ये होगा राष्ट्रपति को दे सकता है। इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर।
इसकी व्याख्या है, उच्चतम न्यायालय ने किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार और समर्था के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। साबित कदाचार या समर्था के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेश को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है। अनुच्छेद 124(4) के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया विधि द्वारा विनिमय करना अनुच्छेद 124(5) के प्रावधानित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया यही है। नोट है, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके लिए संविधान के अनुसार हटाना शब्द है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे? तो इसका आंसर राष्ट्रपति के द्वारा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय किसी न्यायाधीश के महाभियोग चलाने के प्रस्ताव में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। तीसरा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश अधिनियम 1968 दिए गए हैं। चौथा, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो वह विधि द्वारा अपेक्षित यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन का कुछ सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो इसका आंसर होगा केवल 3 और 4। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 धारा 3 के खंड 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति स्वीकार या अस्वीकार करता है, अतः कथन एक असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद मुक्त करने का आधार अक्षमता और सिद्ध कदाचार और प्रक्रिया विहीन है, किंतु अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है, अतः कथन 2 भी गलत है। नेक्स्ट है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया और ब्यौरों का वर्णन है, अतः कथन 3 सत्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। इस प्रकार पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात वह न्यायाधीश पद मुक्त हो जाएगा, अतः कथन 4 सत्य है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है तो 65 वर्ष। इसकी व्याख्या है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है तो संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा, न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता। चौथा, भारत के उच्च न्यायालय के अफसरों को कर्मचारियों की सभी नियुक्ति सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती है। तो इसका आंसर होगा केवल पहला और तीसरा। इसकी व्याख्या है, उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है। उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक होगा। न्यायाधीशों की राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारतीय होता है, जिसके लिए संसद के मतदान नहीं होता। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 और 4 सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं तो किसी भी न्यायालय में नहीं। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं उच्च न्यायालय जिस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रहा हो उनमें नहीं वकालत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। इसकी व्याख्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। इसकी व्याख्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालयों के राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों में परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है। 1993 में दिए गए एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। 1998 में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को व्याख्यात करते हुए इसके साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों को परामर्श के लिए आवश्यक होने का निर्णय दिया गया। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति को पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है तो सर्वोच्च न्यायालय में है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए तो 5। इसकी व्याख्या है, उच्चतम न्यायालय के संविधान में निर्वचन संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत। इसकी व्याख्या है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार का एक और एक से अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों की दूसरी और एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में या दूसरे विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो वहां अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं तो इसका आंसर होगा भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद और दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका आंसर होगा इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है तो इसका आंसर होगा इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने का अनन्य शक्ति है।
इसकी व्याख्या देखें। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनंत शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने के लिए अनंत शक्ति है। अन्य विकल्प सही है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ की केस में बनी है तो गोलकनाथ केस। इसकी व्याख्या है, केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी पीठ सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीश का गठन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो केशवानंद भारती। इसकी व्याख्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना एवं ढांचे की परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि की सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए तो 5 होनी चाहिए। इसकी व्याख्या है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि की सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने हेतु उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसका सबसे अच्छा लगे उस पर अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है, वाद एवं उस वाद के उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था की त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए तो इसका आंसर होगा बेला बनर्जी वाद। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। इसकी व्याख्या देखें, विकल्प डी युग्म त्रुटिपूर्ण है। बेला बनर्जी वाद पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधी वाद में माना गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है तो अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है तो अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल दंडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णायक डिक्री या अंतिम आदेश की अपीलीय उच्चतम न्यायालय में होगी, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है। अनुच्छेद 134A उच्चतम न्यायालय की अपील के लिए प्रमाण पत्र में उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134A को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं तो इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसकी व्याख्या है, उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों के अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकारिता को निम्न शीर्ष विभाजित किया जाता है। पहला, संविधान के निर्वचन के मामले अनुच्छेद 132। सिविल मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे जो हो या नहीं अनुच्छेद 133। तीसरा, आपराधिक दंडिक मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं अनुच्छेद 134। चौथा है, विशेष इजाजत से अपील अनुच्छेद 136। संवैधानिक मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय या अंतिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय की अपील तभी की जा सकती है जब संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनेक उच्च न्यायालयों में भिन्न भिन्न निर्णय दिए हो, उच्चतम न्यायालय को अपना निर्णय दिया हो। संवैधानिक मामले में की गई अपीलीय सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है तो इसका आंसर होगा, यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार विवरण है।
नेक्स्ट है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा रही सकती है। तो 142। इसकी व्याख्या है, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 4 SCC 388 वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के संदर्भ में समान विधियों में अंतर्विहित प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? तो इसका आंसर होगा बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध नहीं होता है। इसकी व्याख्या देखिए, संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रस्तावित उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो सक्षम लंबित किसी वाद या विषय में पुनः न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र एक ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसे अधीन विहित की जाए, और जब तक इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। इसी अनुच्छेद का उपबंध लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी के संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले में पीड़ितों के लिए $470 मिलियन का मुआवजा निर्धारित करने के साथ स्पष्ट किया, समान विधियों में अंतर्विहित प्रतिषेध और निबंधन या उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध व निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद या राज्य विधायकों द्वारा निर्मित विधियों द्वारा बाध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश को पुनर्लिखन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पूर्वानुकूल हेतु अधिकृत किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पूर्वानुकूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, तो यह विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने की न्यायपालिका का अधिकार। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों या कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारिक पाए जाने पर इन्हें संवैधानिक और अवैध द्वारा उस स्तर पर शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर पर वह संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और अनुच्छेद 13, 32, 131 से 36, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका आंसर होगा राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है, तो यह होगा यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। इसकी व्याख्या है, न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान के किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण करती हो, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में इस संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। भारत के अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। अनुच्छेद 226 से 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के समापोषण है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, किसी भी केंद्रीय विधि का संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो इसका आंसर होगा केवल न एक न तो दो।
इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य, केंद्र या राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा में शून्य होगी। इस आधार पर अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि की संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने, यदि वह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, की अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य के प्रश्नगत कथन एक अनुच्छेद 288(a) के रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 के संविधान में जोड़ा गया था, परंतु 43वें संविधान संशोधन 1977 में इसे निरस्त कर दिया गया। साथ ही केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान में किसी भी संशोधन पर भारत के उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है, यदि यह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्लोकन प्रचलित है तो भारत और यूएसए दोनों में। इसकी व्याख्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनर्लोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम से संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 122। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन है अभिकथन भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की क्षेत्र सीमित है, तो कारण भारतीय संविधान की कुछ उधार वस्तुएं हैं। तो इसका आंसर होगा कथन और कारण दोनों सत्य है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसकी व्याख्या है, भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की क्षेत्र सीमित है। केशवानंद भारतीय मामले 1973 के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे की अवधारणा का तहत किसी भी मामले का पुनरीक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार कथन एक सत्य है। दूसरी ओर भारतीय संविधान में अन्य देशों में संविधानों के विभिन्न प्रावधानों की अवधारणा ली गई है, अतः कारण भी सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, अतः भी अभिष्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखता है। इसकी व्याख्या है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र नहीं रखता है, क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) का यह उल्लेख करता है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता है जो इस भाग में दिए गए अधिकार की छीनता हो, कम करती हो। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य होगी। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखता है, क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) के यह उल्लेख करता है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या कम करती हो, और ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य होगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के न्यायिक पुनर्लोकन का आधार है तो ये विधि का शासन। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131 से 36, 41, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के तहत न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था निहित है। न्यायिक पुनर्लोकन का आधार विधि के शासन को बनाए रखना और विधि की सर्वोच्चता को स्थापित करना है। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। इसकी व्याख्या है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की अभिरक्षक है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133, 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन को ए और दूसरे कथन का कारण कहा गया है। तो कथन है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य अधिकारिता है। तो कारण, सर्वोच्च न्यायालय के भारतीय संविधान का संरक्षक है। नीचे दिए गए कोटों का आंसर देखें तो इसका आंसर होगा एक गलत है और कारण सही है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है, तथापि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता वैधता से संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकारिता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद और अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है, उल्लेखनीय है कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 331A के तहत केंद्रीय कानूनी में संवैधानिकता वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध अनुच्छेद 226A के तहत अनुच्छेद 226 अधीन उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के में केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने के संबंधी उपबंध किए गए हैं। तथापि 43वें संवैधानिक संशोधन 1977 द्वारा इन्हें निरस्त कर दिया गया है। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ए माना गया है, जो कि उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति से उच्चतम न्यायालय को एक अधिवेशन दिया गया है। तो इसका आंसर होगा खंड ए का अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय को अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो संसद को दिया गया है। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 138(1) के अनुसार विधायी शक्तियों और संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद द्वारा विधि बनाकर। इसकी व्याख्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अधिकारिता को और शक्तियां प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा दूसरा और तीसरा, यानी कि परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन की प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पीठ सुनवाई करती है और इसका होगा परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देशक पर व्यक्त हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार को बाध्यकारी नहीं होता है। इसकी व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में से दो प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकता है। पहला, लोक महत्व के विषयों को विधि या तथ्य संबंधी। दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते और अन्य समकक्षीय विषयों पर प्रथम मामले में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय की बाध्यकारी नहीं है, किंतु द्वितीय मामले पर वह परामर्श अवश्य देता है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश पर सुनवाई 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करती है। न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श अवश्य सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, किंतु द्वितीय मामले में यह परामर्श अवश्य देता है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश पर सुनवाई 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करती है। न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि एक बार केवल एक ही परामर्श हेतु निर्देश भेजे जाए, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री अधिकार के प्रयुक्त होता है कि वह तो सर्वाधिक महत्व के कानूनी एवं तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है।
नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून का तत्व के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी तक जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तत्व के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय के विधि प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तत्वों के विषय पर सलाह देता है, तो केवल दूसरा इसका आंसर होगा यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है। नेक्स्ट है, गुजरात में विधानसभा चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने का चुनाव आयोग के निर्णय की अभिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 143 किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 32 और 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षक की शक्ति प्रदर्शित करता है। इन तीनों अनुच्छेदों को केशवानंद भारतीयवाद में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देता है? तो 32। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष के होने चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त न्यायाधीशों में से कौन इसके पहले उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? तो इसका आंसर होगा एन नागेश्वर राय। नेक्स्ट है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान के कानून और रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद अन्यंत भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय के प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य का उल्लंघन पर संवैधानिक घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 355। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि का भारित होता है। तो इसका आंसर होगा न तो कथन 1 न तो कथन 2। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची में संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। अतः कथन 1 गलत है। उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है और उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य के संचित निधि पर भारित होगा। अतः कथन 2 भी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा केवल 2 न्यायाधीश न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा लोकहित याचिका PIL की प्रवंचकों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है? तो न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है? तो इसका आंसर होगा इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल होता है, इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मामले में सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय की नियुक्त किया गया? तो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा।
नेक्स्ट है TDS-ST की निर्णय की चुनौती दी जा सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा यह न्यायिक पहल द्वारा। नेक्स्ट है PIL है द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है, तो उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में की जा। नेक्स्ट है लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है, तो USA है। नेक्स्ट है जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई, तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है, वह न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसकी व्याख्या है 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे शाह ने अपने एक निर्णय के यह अभिधान निर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हेतु किसी महिला की वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णीय समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट है किस कानून के अंतर्गत यह निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला आवंटन घोटाला वाद। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, तो 1993। इसकी व्याख्या है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वर्ष 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया। वर्ष 1993 में अधिवक्ता बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम स्थापना का निर्णय दिया गया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।